many achievements and talents and a force to be reckoned with, none other than Shri Piyush Goyal ji, Honorable Union Minister of Commerce and Industry, Government of India. पीयूष जी ने देश के व्यापार, उद्योग और रेलवे क्षेत्रों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने 35 वर्षों के लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अहम योगदान दिया है। हमारे साथ आज सर हैं, उन्होंने समय निकाला है और कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो आज हम उम्मीद करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए कि आगे रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ हो सकता है, पॉलिसी में क्या चेंजेस हो सकते हैं जिसके चलते रियल एस्टेट सेक्टर और बढ़िया करे। ओवर टू यू अनुज। थैंक यू मुग्धा एंड वंस अगेन पीयूष सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला और आपको एक और मीटिंग में जाना है और मुझे पता है कि ट्रैफिक रेगुलरली चेक कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुंबई एक ऐसी सिटी है कि चाहे जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए वो कम ही लगता है। ये लगता है कि शायद और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो अच्छा, वहाँ पे अच्छा रहेगा। अच्छा सर, आज आप एक उससे पहले फिनटेक इवेंट में भी थे, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, और अगर कुछ वहाँ के बारे में बताना चाहेंगे तो। उसके पहले मैं जरूर आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा प्रोग्राम को एडवांस करना पड़ा, क्योंकि एक अभी चुनाव आ रहे हैं महाराष्ट्र में। बिल्डर लोग तो सबसे पहले देखते हैं चुनाव कब आ रहे हैं, और चुनाव की हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक आ गई है, तो उसके लिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, तो मैं बीच में जाऊंगा। पर आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस आई कॉज टू माय फ्रेंड्स इन CNBC टू एंड ऑल माय फ्रेंड्स सिटिंग हियर। थोड़ा 2 करेक्शंस कर लूं। आपने कहा मेरी तार जुड़ी हुई है मुंबई से, मेरा दिल जुड़ा हुआ है मुंबई से, जरा वो स्पष्टता हो जाए। आपने जिक्र किया अबाउट कि मैं 10 साल से यहाँ नहीं आया हूँ, थोड़ी स्पष्टता कर दो। 10 साल से मुझे बुलाया नहीं है, बुलाया तो आ गया और या तो शायद बिल्डर कम्युनिटी नहीं सोचती होगी मुझे उस लायक कि मैं उनके प्रोग्राम में आके अवार्ड दूं, परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं, वो वास्तव में देश सेवा से कम नहीं है। You should all be very proud of your work. आप एक आशियाना देते हैं, एक व्यक्ति को घर देते हैं, एक व्यक्ति को काम करने का स्थान देते हैं, और जरूर हर सेक्टर में, कोई रियल एस्टेट अलग नहीं है, हर सेक्टर में there will be some black sheep. कुछ लोग गलत काम करते हैं, मुझे लगता है हमने उसके ऊपर अब ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले एक जमाना था जब वो नॉर्म था, अब वो एक्सेप्शन बन गया है और रेरा का उसमें बड़ा योगदान है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत जो पिछले 8-10 सालों में कठोर कदम उठाए गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, सरकार द्वारा, उसके कारण भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन आया है इस सेक्टर में। मुझे लगता है कई वो लोग जो गलत काम करते थे अब शायद इतिहास के पन्नों में चले गए। ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट अब प्राथमिकता ले रहा है और मैं बधाई दूंगा CNBC को भी, RR केबल को भी, और इनका और हमारा पारिवारिक संबंध तो शायद 40-50 साल का है। मुझे जब से पैदा हुआ हूं तब से गोपाल काबरा जी को मैंने घर पे देखा है, धोती कुर्ता में अपना गांधीयन स्टाइल से पुराने ईमानदार व्यापार करने के लिए ओत-प्रोत। और आपका जो चैनल जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में सेवा कर रहा है, और कल तो हम देख रहे थे आपके और बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं आगे के लिए भी, तो मैं आपको भी शुभकामनाएं दूंगा, आप सभी मित्रों को भी शुभकामनाएं दूंगा। और अवार्ड्स एक प्रकार से प्रोत्साहन है, जिनको अवार्ड मिल रहे हैं उनके लिए भी प्रोत्साहन है, जिनको नहीं मिले हैं उनके लिए भी आगे के लिए उत्सुकता रहती है कि अगली बार हमें भी अवार्ड मिले। तो एक प्रकार से अवार्ड का बड़ा महत्व रहता है और आप उसको 16-17 साल से जागृत रख रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आपका साधुवाद भी करता हूं। पीयूष सर, जो आपने बात कही उसका एक एग्जांपल देता हूं। पिछले 3 साल में जिस सेक्टर ने स्टॉक मार्केट में भी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया वो रियल एस्टेट सेक्टर है और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ सेक्टर है। सही बात है, और वास्तव में इनका परफॉर्मेंस भी कई पिछले 4-5 वर्षों का देखें तो तेजी से अच्छी कंपनियां आगे जा रही हैं
जो गड़बड़ करते हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइज वे में सेक्टर भी ग्रो करे, आप लोग नए एंटरप्रेन्योर्स को भी मौका दें, उनको भी प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। आई डोंट नो आपके अवार्ड्स में स्टार्टअप्स के लिए, नई टेक्नोलॉजीज के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई अगर विशेष कैटेगरी नहीं हो तो जरूर दीजिएगा। हम इंट्रोड्यूस करेंगे नई हाँ, category। अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा इनफैक्ट कई बार अवार्ड्स में दो विशेष ऑब्जर्वेशंस रहती हैं। कुछ मात्रा में आज का मैं अपने लोगों को देख रहा था तो मुझे पहली ऑब्जर्वेशन तो आज दिक्कत नहीं दिख रही है। कई बार अवार्ड फंक्शन में बड़े जूनियर लोग आ जाते हैं और उससे अवार्ड की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जूनियर लोग से मुझे आपत्ति नहीं है, पर अवार्ड एक प्रकार से आपकी कंपनी के लिए एक इज्जत है। और जब कोई सीनियर व्यक्ति आता है, अगर रुनवाल आया हुआ है या ओरी जी आए हुए हैं, तो सीनियर आप आए हुए हैं, तो सीनियर लोग एक प्रकार से अपने पूरे कंपनी को फिर जाके प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल। देखो, आप सबके काम की वजह से आज हमारी कंपनी की इज्जत हुई। तो एक तो हमने ऑलवेज अवार्ड में ये देखना चाहिए कि उचित स्तर पे लोग आके अवार्ड भी रिसीव कर रहे हैं, उससे कंपनी को भी लाभ है, अवार्ड की भी एक विशेषता बनी रहती है, उसका इज्जत बनी रहती है। दूसरा एक मेरा ऑब्जर्वेशन कई अवार्ड्स में रहता है, जस्ट फूड फॉर थॉट, कि कुछ कंपनियां इंट्रिंसिकली बहुत बड़ी होती हैं, बहुत सक्सेसफुल होती हैं, और हर वर्ष वही कंपनी को अवार्ड मिलते रहता है, वही व्यक्ति को अवार्ड मिलते रहता है। तो मैं उनके अवार्ड से छीनना नहीं चाहता हूं कि वो लोग ही मेरे से नाराज हो जाए, पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नए सेक्टर्स, उभरती हुई कंपनियां, नए लोगों को भी जरूर हमें प्रोत्साहित करने की एक प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। ये दो मेरे छोटे से ऑब्जर्वेशंस हैं। आपका प्रश्न था फिनटेक के प्रोग्राम पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्ष में टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया है, वो ना तो सिर्फ अद्भुत है, पर एक पूरे दुनिया के सामने मिसाल है। आप याद करिए 2014, 28 अगस्त 2014, 2 दिन पहले 10 वर्ष पूरे हुए, एक दशक हुए, जनधन योजना का लॉन्च हुआ था। बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया, युवराज ने भी बड़ा मजाक उड़ाया था और उनके सहयोगियों ने, कि क्या बात कर रहे हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हर घर में एक अकाउंट होगा और बैंकिंग इंक्लूजन से लोगों का भविष्य बदलेंगे। और एक प्रकार से एक डिसबिलीफ था, मोदी जी ये प्रोग्राम कर पाएंगे कि नहीं, उस पर भी थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई और बैंकों के ऊपर भी एक संदेह उठाया गया कि इसको करेंगे कि नहीं। मैं आज जब देखता हूं, पहले ही 4 महीने में 125 दिन में, जनवरी पहले हफ्ते तक देश में 13 करोड़ अकाउंट खुले थे, 13 करोड़, और हर घर में, हर परिवार में कम से कम एक अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी हमारे बैंकर्स ने ली थी। पीएसयू बैंक्स हो, कई निजी प्राइवेट बैंक्स भी जुड़े थे। लगभग हर घर में एक बैंक अकाउंट, और कई जगह शायद 60-70% महिलाओं के बैंक अकाउंट। और वो 13 करोड़ बैंक अकाउंट से शुरू हुई गाथा आज 10 साल बाद 53 करोड़ जनधन अकाउंट इस देश में खुले। एक बड़ी सफल योजना। इस योजना के तहत लगभग जो भी विलिंग है, चाहता है, ऐसा हर एक एडल्ट का आज अपने खुद का अकाउंट है। 2,30,000 करोड़। लोग कहते थे जीरो बैलेंस अकाउंट में कौन पैसा डालेगा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कौन भरेगा, क्या सरकार भरेगी या बैंकों को लॉस उठाना पड़ेगा। लॉस तो छोड़िए, आज बैंकों में कई बार हम पढ़ते हैं कि डिपॉजिट की किल्लत है। इस देश के गरीब, इस देश के निम्न मध्यम वर्ग, जिनसे उम्मीद नहीं थी कि वो बैंक में डिपॉजिट रखेंगे, 2,30,000 करोड़ बैंकों में डिपॉजिट है इन जनधन अकाउंट्स में। कई लोगों ने तो अभी फिक्स डिपॉजिट भी कर दिया है, वो अलग है, उसका तो डेटा हम गिन भी नहीं रहे। ये तो जनधन अकाउंट में 2,30,000 करोड़ रुपए आज जमा है। बैंकों की भी सेवा कर रहे हैं, उनको भी उस पर ब्याज मिल रहा है।
और एक कल्चर आ रहा है, फॉर्मलाइजेशन हो रही है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में क्रेडिट स्कोर बन रहा है। छोटे से छोटे किसान या एक ठेला वाला, फेरी वाला जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से सब मात्र 10,000 या 20,000 रुपए लेके, 50,000 रुपए लेके अपनी सब्जी और गोलगप्पे और पानी पूरी और सेव पूरी और ग्रिल्ड सैंडविच या चाउमीन की दुकान पे आज अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि एक डोसा वाला पीछे पकड़ा गया, दुर्भाग्य है पकड़ा गया, आई विश उसने वॉलंटरीली टैक्स पे किया होता। जब नजर रखी गई तो ध्यान आया कि उसके यहाँ पे तो रोज 300 डोसे बिकते हैं। हाँ। और 300 रुपए का एक डोसा ठेले के ऊपर, तो मैथ्स कर लें तो 90,000 रुपए होता है। और 365 दिन वो अपनी दुकान लगाते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, तो लगभग 3-3.25 करोड़ रुपए हो गए। शायद छुट्टियों के दिन या त्योहारों के दिन बढ़ता होगा। ही ऑलवेज रन्स आउट ऑफ डोसास और लोग दूर दूर से जाते हैं। ऐसे ही कई पाव भाजी वाले हैं, ऐसे ही कई पानी पूरी, सेव पूरी, आप ब्रिज कैंडी में सेव पूरी वाले सब डिजिटल खाते हो। पेमेंट ले रहे हैं, सब डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। और आज छोटे से छोटे ठेले वाला कई जगह मंदिर मस्जिद में, कई जगह लोग शू पॉलिश करते हुए भी अपना QR कोड लगाते हैं। ये है इस देश की ताकत, ये हमारे युवा युवतियों की नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने की क्षमता, और ये है इस देश का सामर्थ्य जो एक टेक्नोलॉजी फिनटेक को, एक डिजिटल पेमेंट को इतने कम समय में देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लगभग 35 लाख करोड़ से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खाते में पैसा पहुंचा, जिससे आज बिना चोरी, बिना बिचौलिए, बिना भ्रष्टाचार सरकारी खजाने में जो आप सब टैक्स पे करते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है। टैक्स पे करने से ज्यादा नाराजगी तब होती है जब एक प्रधानमंत्री बोलता है मैं 100 रुपए खर्चता हूं, 15 रुपए गरीबों तक पहुंचते हैं, 85 रुपए तो दोस्त यार बिचौलिए खा जाते हैं। उससे ज्यादा नाराजगी होती है या टैक्स देने से नाराजगी होती है? और मैं मानता हूं कि आज एक एक टैक्स पेयर को ये एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरे टैक्स के पैसे से हर गरीब के घर में बिजली पहुंचती है, बिल्कुल, हर हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलते हैं हर महीने, जिससे आज कोई बच्चा भूखा नहीं सोता है। एक हर टैक्स पेयर को सेटिस्फैक्शन है कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में, मेरे कारण, आपके कारण मुफ्त में घर मिला। और आगे चल के ऑलरेडी कैबिनेट ने 3 करोड़ और घर के लिए मंजूरी दे दी है। बिल्कुल सर। तो ये जो इस देश में कल्पना के बाहर काम हुआ, और उसी में आपके क्षेत्र में भी लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज होना, स्टैंप ऑफिस डिजिटलाइज होना हो, हमारी कोशिश रही है भ्रष्टाचार कम करना। आप चाहें तो काबरा जी का भी जवाब दे सकता हूं जो प्रश्न उन्होंने उठाया था। लेकिन एक प्रकार से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि फिनटेक रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल करने में आप सबका भी बड़ा योगदान है। आप सबको सलाम, आप सबका साधुवाद। ओके अच्छा गोयल सर, आप काफी हार्ड नेगोशिएटर हैं। अभी रिसेंटली आपने कहा था कि कोई अगर कंट्री मुझसे पूछती है कि FTA के लिए अगर मैं आना चाहूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास $30 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है? वो दीवार का डायलॉग आप बोलते हैं उनको। और जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली आया था, मुझे याद है एक नेगोशिएशन चल रहा था, काफी 3-4 घंटे तक आप उस मीटिंग में थे और काफी हार्ड नेगोशिएशन चल रही थी। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अभी इस समय क्या चल रहा है इसमें? मित्रों, पहले एक जमाना था जब भारत बड़े कमजोर स्थिति से विश्व के सामने पेश आता था। हमारी नेगोशिएशंस में कभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं होता था जितना आज के दिन होता है। आज कोई FTA होता है तो मैं स्वयं, और कई बार तो ग्रैंड हायट या सोफिटेल ट्राइडेंट में, इस क्षेत्र में भी हम मीटिंग्स रखते थे क्योंकि ये सेंटर है मुंबई का। ये बात अलग है कि अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि दक्षिण मुंबई से बांद्रा BKC एपी सेंटर बना मुंबई का। अब मैंने तय कर लिया कि अब उत्तर मुंबई बनेगा मुंबई का सेंटर। वैसे उत्तर मुंबई में जितना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, उतना मुंबई में क्या पूरे देश में किधर नहीं चल रही है। आप लोग ने, किसी ने अगर उत्तर मुंबई में राउंड नहीं मारा है तो कल सुबह अवश्य आइए और देखिए बोरिवली, कांदिवली,
मागाथाने, दहीसर, मलाड, क्या पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट कर पाते हैं बहुत ज्यादा ऑफर या लगता नहीं? है चुनाव में जीतने के बाद, और मैं तो पहली बार लोकसभा में जीता हूँ, हाँ हाँ कई बार कहते हैं ना कि नया नया, चलो मैं पुजारी बोल देता हूँ, वैसे डायलॉग तो कुछ और है, पर नया नया पुजारी ज्यादा उत्साहित होता है पूजा पाठ में। हाँ। मेरा वो हाल है आजकल। मैं तो लगभग हर हफ्ते, कल भी पूरे दिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, होल डे। इसके 2 दिन पहले भी पूरे दिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। सिंगापुर से सीधा एयरपोर्ट से कॉन्स्टिट्यूएंसी गया, 14 दही अंडी के कार्यक्रम अटेंड करे, और फिर एयरपोर्ट जाके फ्लाइट लेके रात को डायरेक्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी घर भी नहीं गया, दिल्ली पहुंचा, क्योंकि 2 दिन पहले हमने 12 नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है, जिसमें भी आपका मैं योगदान और आपका समर्थन चाहता हूं। उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, वर्कर्स रेजिडेंस, डॉर्मेट्रीज, अभी अभी अनुज जी कह रहे थे रेंटल हाउसिंग, वॉक टू वर्क की कल्पना हम चाहते हैं। पीएम गति शक्ति से हमने पूरा मैपिंग किया है क्या क्या सुविधाएं लगेंगी। कुछ शहरों को, सिटीज को हम पार्टनर कंट्रीज के साथ सिंगापुर इंडिया सिटी बनाएंगे, स्विट्जरलैंड इंडिया सिटी बनाएंगे। तो बड़े एम्बिशियस प्लान्स है जिसमें आपका भी सहभागिता चाहूंगा। पर पहले के जमाने की जो कमजोर नेगोशिएशंस थी, उसके सामने आज जब भारत किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, आत्मविश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस जो पहले कभी नहीं देखा गया, और आप सबके गाइडेंस से वी इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स के आप क्या चाहते हैं, आपके ऑफेंसिव इंटरेस्ट क्या है उस देश के साथ, आपके डिफेंसिव इश्यूज क्या है जिसपे मुझे संभलना है, किन चीजों में हम फायदा ले सकते हैं। कई बार इम्बैलेंस होता है। तो अभी परसों की बात है, एक देश के विदेश और वाणिज्य मंत्री मेरे पास आए थे। वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ, भारत के साथ नेगोशिएट करें, एफटीए करें। ये उसी दिन मैंने परसों ही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग के तुरंत बाद। हाँ। अब उस देश की जनसंख्या शायद 2 करोड़ है, उसकी जीडीपी शायद 400 बिलियन डॉलर है। हमारी आज की जीडीपी लगभग 10 गुना 4 ट्रिलियन डॉलर है। वो देश 0.2% पे ग्रो कर रहा है, हम सिर्फ 8% पे ग्रो कर रहे हैं। राजीव जी यहाँ बैठे हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन नीति आयोग। ये दोनों के बीच फर्क है। मैंने उनको ईमानदारी से कहा, मैंने कहा साहब आप, मैं तो आगे की सोचता हूँ। एफटीए क्या है? वी आर क्रिस्टल गेजिंग इन अ बॉल इनटू द फ्यूचर। 25, 30, 50 साल आगे का सोचना पड़ता। तो मैं कहा आज से 30 साल बाद मैं तो 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होऊंगा। 2047 तक हमारा टारगेट है 32 से 35 ट्रिलियन। रिसेंटली केवी सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, पूर्व सीए, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि थोड़ा 1-8% ज्यादा ग्रो कर ले तो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, और आप सब कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जानते हैं, उसका लाभ जानते हैं, नहीं तो अनुज पुरी आपको कंसल्टेंसी दे देंगे उसके ऊपर। पर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट 1% ग्रोथ ज्यादा होने का ये होगा कि हम 50 ट्रिलियन से ज्यादा भारत की इकोनॉमी देख सकते। तो मैंने कहा मेरा तो डेल्टा ऑफ अपॉर्चुनिटी भारत में 4 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन है, वही 30 ट्रिलियन डॉलर बढ़ेगी। आपकी इकोनॉमी आप कितना भी ग्रो कर ले 1 ट्रिलियन में नहीं पहुंचेगी। तो आप बताइए मैं कैसे दोनों के बीच में संतुलन लाऊं? हाउ डू आई गेट अ फेयर, बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? जब आपके पास वो सोल्यूशन आ जाए तो हम बातचीत शुरू कर सकते हैं और एफटीए बना सकते हैं। तो ये भारत का सामर्थ्य, आप सबकी ताकत है। ये मोदी जी ने देश की माइंडसेट को चेंज किया। बिल्कुल, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मिनिस्टर। एक पीएलआई स्कीम पीयूष जी बहुत बड़ी सक्सेस रही है इस देश में। पीएम मोदी का विजन रहा है, आपका भी काफी इसमें सपोर्ट रहा है, और आपको हैरानी हुई इस पीएलआई स्कीम की सक्सेस से, या फिर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई? और आगे और कौन कौन से सेक्टर्स में हम पीएलआई? नहीं, बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, आत्मविश्वास पक्का था। नीति आयोग का बड़ा योगदान था। हमारी एक स्केल कमेटी थी, पवन गोयनका उसको हेड करते थे। स्केल कमेटी ने सेक्टोरली चेक किया था कि किस किस सेक्टर में कॉस्ट डिसेबिलिटीज को अगर हमने ब्रिज किया
तो ग्लोबल कैपेसिटीज हम भारत में बना सकेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लेवरेज करके भारत की रिक्वायरमेंट्स और विश्व की रिक्वायरमेंट्स दोनों मीट कर पाएंगे। और उसके बाद नीति आयोग ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया और पीएलआई स्कीम्स के तहत 1,97,000 करोड़ अलग अलग सेक्टर्स जो हमने ग्लोबल चैंपियंस बनाने थे वो सेक्टर्स को पीएलआई दिया। फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, कोविड की लर्निंग्स थी कि सेमीकंडक्टर में तकलीफ आ सकती है, तो 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं और इस सबका अद्भुत लाभ हुआ है भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बल देने में। मैंने तो कई इस पे मीटिंग स्वयं की है, सेक्टोरली भी, और करीब इलेक्शन के 1-2 महीने पहले सभी जो शायद हर एक 14 सेक्टर के हर एक बेनिफिशियरी को बुलाया था भारत मंडपम में। आप में से कितनों ने भारत मंडपम देखा है? बहुत कम है कि यहाँ के ग्रुप को एक बार आप सीएनबीसी की तरफ से न्योता देके अगला सीएनबीसी अवार्ड गोपाल भाई भारत मंडपम में करिए। नहीं, गोपाल भाई के साथ तो वैसे ही पार्टनरशिप हमारी लंबी चलने वाली है, तो गोपाल भाई लेके जाएंगे हमको। कि गोपाल भाई यशोभूमि कितने लोगों ने देखा है? दैट इज वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। एक बार दिल्ली आइए मेरे आमंत्रण पे, आप एक बार आके दिल्ली में भारत मंडपम देखिए। आप सब तो रियल एस्टेट सेक्टर से, एक बार यशोभूमि देखिए, एक बार पीएम संग्रहालय, पीएम म्यूजियम देखिए, एक बार नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखिए, कर्तव्य पथ देखिए, मेरा खुद का ऑफिस वाणिज्य भवन देखिए, जो नए ऑफिसेस सरकार के बन रहे हैं, जिसके बाद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बन जाएगा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट म्यूजियम इन पार्टनरशिप विद द फ्रेंच गवर्नमेंट। आप एक बार आके यशोभूमि और मंडपम को जब देखेंगे, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटीज, आपको भी आनंद आएगा, आपको भी गर्व होगा अपने देश के ऊपर, भारत के ऊपर, कि भारत में सरकार भी इस प्रकार के काम कर सकती है। और ये सब जो ताकत है यही पीएलआई में भी हम देख रहे हैं। पीएलआई के अलग अलग सेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया। एक सेक्टर का जिक्र करके इस बात को विराम देता हूं, एयर कंडीशनर्स। पहले भारत में लगभग सब एयर कंडीशनर्स या तो विदेश से आते थे या छोटा मोटा असेंबली होते थे। भारत में बनने वाले एसीज तो जहां तक मुझे याद है वोल्टास जो छोटा मोटा बनाता होगा, बाकी असेंबल्ड एसीज बनते थे। हमारे पास 2 चॉइस थे कि हम पीएलआई एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर्स को दें या कंपोनेंट्स को दें। मैन्युफैक्चरर्स को देते तो फिर कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते और यहाँ असेंबली करके बेचते। उसके बदले पूरा जो पीएलआई है, एलईडी बल्ब्स और एयर कंडीशनर्स, 2 सेक्टर्स जो मेरे विभाग पे नीचे थे, पूरा हमने कंपोनेंट्स के लिए दिया। और आपको जान के खुशी होगा, मेरा लॉजिक था कंपोनेंट में जो मैं बेनिफिट दे रहा हूं वो एग्रीगेट होके असेंबल प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो अब देश में नौकरियां बनी इन कंपोनेंट्स फॉर एसीज एंड एलईडी लाइट्स, इन असेंबली ऑफ एसीज एंड एलईडी लाइट्स, जहां लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ 25% था एसी में, ऑलरेडी 50% हो गया। अगले 1.5 साल में 70% हो जाएगा। और जो हमने सोचा था कि 5 साल में 80% होगा, वो आज से 3 साल बाद 80% क्रॉस कर जाएगा। हमने सोचा था 1 कंप्रेसर का यूनिट आएगा, मालूम पड़ा 4 यूनिट्स आ चुके हैं जो भारत में कंप्रेसर बनाए। और अब भारत के लोकल डिमांड को सिर्फ भारत के एसी कंपनी पूरा नहीं करेंगे, अब एक्सपोर्ट होंगे एसीज भारत से, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ सेक्टर है, इससे मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। मुझे लगता है भारत में असीम संभावनाएं है। मेक इन इंडिया हो, डिजाइन इन इंडिया हो, इनोवेट इन इंडिया हो, ब्रांड इंडिया हो, इस सब के लिए हम तो प्रतिबद्ध हैं। पर अगर वो एक ऐड है ना, वो ऐड जरा डेंजरस है, बोलना नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था उस ऐड का जब मिल जाए तो यार, पर वो मुझे मंत्री होने के नाते नहीं बोलना चाहिए। पर उसके बदले मैं ओनिडा के ऐड पे जाता हूं, जो आप लोग भी आजकल अपने घरों में लगा के, कई लोग तो टीवी वगैरह लगा के देते हैं घर। वी शुड बी ओनर्स प्राइड,
neighbors envy. ओनिडा का Thank you very much. थैंक यू। अच्छा, एक आखिरी सवाल CNBC TV 18 की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी और मैंने आपसे कहा था कि ये सवाल मैं पूछूंगा आपसे। जो इंडिया सिंगापुर प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप है, हाउ विल दैट हेल्प इंडिया बिकम आत्मनिर्भर? देखिए, सिंगापुर भारत के लिए कोई थ्रेट नहीं है। वहां कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नहीं है। वहां का पर कैपिटा इनकम $85,000 है, $85,000। दे कैन नेवर कम्पीट इन द गुड्स विच वी मैन्युफैक्चर। वहां से अगर कुछ आएगा तो बड़ा हाई वैल्यू, हाई क्वालिटी गुड्स आएंगे जो भारत को चाहिए। जो अगर हमें एक हाई क्वालिटी नेशन बनना है, कोई मशीनरी आएगी, कोई बड़े महंगे केमिकल्स आएंगे, कोई एडिटिव्स आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी, परंतु उनके पास इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है। आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी सिंगापुर से आ रहा हूं 2 दिन पहले, मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग, डिटेल्स निकाली। $155 बिलियन, लगभग 20% भारत में जो FDI आया है पिछले 20-25 सालों में, वो सिंगापुर से आए हैं या दूसरे देशों का सिंगापुर के माध्यम से आया, क्योंकि काफी देश वहां फंड्स सेटअप करते हैं, उनका एक इकोसिस्टम बढ़िया है। अब हमारा भी इकोसिस्टम वर्ल्ड क्लास बन रहा है गिफ्ट सिटी आने के बाद, और सेबी, RBI वगैरह, दे आर नाउ वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटर्स। तो भारत भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर को हम कई चीजें ऑफर कर सकते हैं, सिंगापुर हमें कई चीजें दे सकते हैं। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी भी जाने वाले हैं सिंगापुर, अच्छी बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी। मैं भी लगभग, हमारी मिनिस्टरियल मीटिंग तो दिन भर चली, वहां के राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, 6 मंत्री वहां के थे, हम 4 मंत्री थे भारत के। लेकिन इसके अलावा मैंने कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ राउंड टेबल्स भी करे, ब्रेकफास्ट मीटिंग, लंच मीटिंग, डिनर मीटिंग एंड अ सेकेंड डिनर मीटिंग। बहुत सारी एंगेजमेंट्स की, one-on-ones किए। I must have met 50-60 investors in the 36 or 40 hours I was there. But the investment appetite, the excitement to work with India is tremendous. And मैं आप सबको भी कहूँगा, बहुत कुछ सीखने को है। उनकी मास्टर प्लानिंग, उनकी टेक्नोलॉजीज। मैं जैसे एक विचार आप सबके समक्ष छोड़ना चाहता हूँ, अगर आप मुझे हेल्प करें स्टडी करना। शहरों में पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण आपकी इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन में सीमेंट मिक्सिंग, आप बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ एक, आप सब ये बात जानते हैं। अगर हम कम से कम शहरों में, अगर हम प्रीकास्ट स्टील स्ट्रक्चर और प्रीकास्ट स्लैब्स को इस्तेमाल करके बिल्डिंग बनाते हैं, तो जो बिल्डिंग 3-4 साल में बमन ईरानी बनाते हैं, वो शायद 1.5 साल में बन सकती है। कंस्ट्रक्शन विल बिकम मच फास्टर एंड लेस पोल्यूटिंग। जरूर थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल टाइम बचने का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आपका बचेगा। मे बी अनुज पुरी और DLF से ओरी और सुबोध, सम ऑफ यू कुड वर्क आउट एंड हेल्प अस कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या नेट फायदा नुकसान है इसका। और मैं चाहता हूं, अगर हम सहमति से, सरकार कुछ आप पे थोपना नहीं चाहती, पर अगर हम मिलके ऐसे निर्णय ले सके जो देश हित में हो, शहर के रहने वालों के हित में हो, और जिससे आपको भी लॉन्ग टर्म में लाभ हो, आपका रोटेशन ऑफ मनी फास्टर होगा, आपका ग्रोथ फास्टर होगा। और जो इन्होंने कहा, आपकी मार्केट कैप तो बढ़ी रही है पिछले 4-5 साल में, वो और फास्टर ग्रो करेगी। आई डोंट थिंक बमन जी बुरा मानेंगे वैसे, बिल्कुल भी। और यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं सब पॉजिटिव फीडबैक ही लेंगे सर आपकी बात से। तो आप विचार करिए इस पे, अगर ऐसी कुछ चीजों से हम, या स्लम रीडेवलपमेंट या पुरानी बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट में आप सबका सहयोग मिले, हम कुछ स्मॉलर ग्रुप्स में आप भी इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, राउंड टेबल करके कुछ आइडियाज निकालें कि जो लटके अटके फटके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने के लिए क्या करें, स्लम ड्वेलर्स में जो आशंकाएं रहती हैं उसमें से कोई सोल्यूशन निकल सकता है। अब रेरा ने कहा 2 साल का रेंट आप एडवांस में दोगे, मैं समझता हूँ ये सोल्यूशन से स्मार्टर सोल्यूशन आ सकते हैं। यहाँ फाइनेंस के लोग भी होंगे शायद, हम क्या रिवॉल्विंग फंड बना सकते हैं एज एन इंडस्ट्री ग्रुप,
जो गारंटी करे कि अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो इस फंड में से हम उसको पैसा देंगे और फिर वो प्रोजेक्ट ये फंड टेक ओवर करके आगे डेवलप जल्दी करे। नहीं तो लोग मेरे क्षेत्र में भी 8-8 साल से बेघर है, रेंट भी नहीं मिल रहा है। सो कॉल्ड बिल्डर, अच्छे बिल्डर्स आज कहाँ भाग गए, मिलते ही नहीं है। तो ऐसी चीजों से अपनी इंडस्ट्री की बदनामी होती है। बिल्कुल। अगर हम मिलके काम करें तो अवश्य अच्छे स्मार्ट सॉल्यूशंस आ सकते हैं जो आपके क्षेत्र, आपके सेक्टर को भी अच्छे होंगे और देश हित और जनहित में भी होंगे। बिल्कुल। 1 मिनट लूंगा क्योंकि गोपाल जी ने जीएसटी की बात की। ये मैं थोड़े समय के लिए वित्त विभाग देख रहा था, ये उस समय की कहानी है। तब 2 पर्याय थे गोपाल जी, 12% जीएसटी विद इनपुट क्रेडिट और 5% जीएसटी विद नो क्रेडिट। ये सरकार का प्रस्ताव नहीं था, मैं स्पष्ट कर दूं। ये आप ही के इंडस्ट्री, क्रेडाई हो और क्या क्या संस्था है, नेरेडको हो, सब आपकी संस्थाओं ने सरकार पर बार बार ये इशू उठाया। 12% उपभोक्ता, गरीब, छोटा खरीदार पे सरकार 12% जीएसटी लेती है। अब ये नहीं बताया कि उसमें से 7% तो आप इनपुट क्रेडिट ले ही लेते हैं। पता नहीं पास ऑन करते थे कि नहीं करते थे, मुझे नहीं मालूम, मैं आप पे टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये आपका प्रस्ताव था कि 5% करो। और मैंने जितने लोग आए थे, नॉर्थ ब्लॉक में आए थे, उन सबको उस समय के रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ बिठाया था। मैंने कहा जो आप लोग फैसला करो। इंडस्ट्री को 100% छूट दी थी और ये रिकॉर्ड पे सीएनबीसी जरा जनता को बता दे, क्योंकि ये बार बार ये विषय हमारे ऊपर इंडस्ट्री रेज करती है जो फेयर नहीं है। सच्चाई अनुज जी आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये आपकी इंडस्ट्री के नेता, उस समय के नेता ने मिलके नॉर्थ ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस रूम खोल के उनको दिया गया था। आप मिलके सहमति बनाओ, जो आप तय करोगे, 12 विद इनपुट क्रेडिट, 5 विद नो क्रेडिट, जो आप तय करोगे। जुलाई शायद 18 या 20-21 तारीख को जीएसटी काउंसिल था, ये बात उसके हफ्ते 10 दिन पहले की है। जो आप कहोगे सरकार उसके साथ जाएगी। सब ने मिलके ये तय किया कि हमें 5% कर दीजिए। तभी मार्केट डाउन थी, सेल्स कम थे। वो चाहते थे कि उपभोक्ता को ये मैसेज जाए कि जीएसटी घटी है 12 से 5%। शायद उस समय एक डर ये भी था कि आपके सेक्टर में जो टाइप के काम होते थे, जिसका अभी उल्लेख गोपाल जी ने भी किया, मुझे नहीं मालूम था आज भी चल रहा है ऐसा, पर मुझे लगता था वो सब बंद हो गया। पर थोड़ा और मुझे डिटेल्स दे दो तो हम उसको भी रोक देंगे। पर आप लोग शायद नहीं चाहते थे कि जीएसटी अफसर आपके दफ्तरों में दिन रात बैठे रहे और आपके किताब देखते रहे, इनपुट क्रेडिट ज्यादा लिया, कम लिया, सही लिया, टैक्स पे हुआ, नहीं हुआ। ये सब मद्देनजर रखते आपके क्षेत्र ने कहा 5% करो। बिल्कुल। और नेट नेट आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आपने जो इनपुट लेते थे क्रेडिट, वो उसके बदले अब 5%, जो जितना नेट उस समय भी था, सरकार को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको भी कोई नुकसान। पर ये उस समय आपका ही डिमांड था। अगर इसमें बदलाव करना है तो उसके लिए आपको सरकार से बात करनी पड़ेगी। पर पर्सनली मुझे पूछो, एज ए वेल विशर ऑफ योर इंडस्ट्री, तो मुझे लगता है आपके हित में निर्णय हुआ। जो आपके लोगों ने ही किया, सरकार ने सिर्फ फैसिलिटेट किया। बिल्कुल, बहुत ही पैशनेट आपने बोला पीयूष जी, थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मिनिस्टर प्लीज। और कितने पैशन से मिनिस्टर सर ने आपकी इंडस्ट्री की बात की उसके लिए। और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट और है मिनिस्टर सर के साथ, इसके लिए फिर हम अवार्ड शुरू करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।